कैफेटेरिया में माहौल अभी भी थोड़ा भारी था। ध्रुवांश ने सिल्वी को अपने सीने से लगा रखा था। उसकी बड़ी बड़ी हथेलियां सिल्वी के सिर को सहला रही थीं, जैसे किसी बच्चे को शांत कर रहा हो। सिल्वी की सिसकियां अब कम हो गई थीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ध्रुवांश की शर्ट में छिपा हुआ था। कौशल, जिसने ये पूरा ड्रामा रचा था, अब अपनी ही चाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ध्रुवांश की वो तीखी जानलेवा नजरें अभी भी बीच बीच में कौशल पर पड़ रही थीं, जैसे कह रही हों, हिसाब बाकी है अभी। तभी इस तनावपूर्ण माहौल को चीरती हुई एक उत्साहित आवाज पीछे से आई। अरे भाभी, आप उस एक पिक के लिए क्यों रो रही हैं? ये कबीर था। वो बड़ी तेज चाल से मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा था। उसने आते ही अपनी बात जारी रखी, बिना सांस लिए। अरे टेंशन मत लीजिए, वो फोटो तो सेफ है। वो ईशा के फोन में भी है, याद है ना? ईशा ने ही वो पिक ली थी। और वैसे भी एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए। हम लोग ईशा के कॉलेज ही जा रहे हैं, वहीं मिल जाएगी फोटो। ईशा, ये नाम सुनते ही सिल्वी ने झटके से अपना सिर ध्रुवांश के सीने से हटाया। उसकी आंसुओं से भीगी आंखों में अचानक चमक आ गई। फोटो सेफ है ईशा के पास? सिल्वी ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत कबीर की ओर देखा। कबीर के चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। वो ईशा से मिलने की खुशी में इतना खोया हुआ था कि उसे होश ही नहीं था कि वो किसके सामने किसका नाम ले रहा है। सिल्वी ने अपनी बड़ी आंखों को और बड़ा किया और कबीर को घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो अपनी पुतलियों को ध्रुवांश की तरफ घुमा रही थी, जैसे कह रही हो, चुप हो जाओ बेवकूफ, बगल में देखो कौन खड़ा है। लेकिन कबीर तो अपनी धुन में था। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी, रूह कंपा देने वाली हवा महसूस हुई। कबीर की मुस्कान धीरे धीरे फ्रीज हो गई। उसने बहुत बहुत धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। वहां ध्रुवांश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कबीर को चीर रही थीं। वो कबीर को ऐसे घूर रहा था जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही? कबीर का गला सूख गया। वो ईशा के ख्यालों में इतना डूब गया था कि ये भूल ही गया कि ईशा का बड़ा भाई ध्रुवांश यहीं खड़ा है। कबीर ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम और झूठी मुस्कान चिपका ली। उसने हड़बड़ाते हुए टॉपिक चेंज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। अरे भाई, आप यहाँ हैं? कबीर ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। मैं तो बस आपको ही बुलाने आया था। वो हमें निकलना है ना, लेट हो रहे हैं हम। एम्परर ऑफिस से ऑर्डर था ना, जल्दी चलिए। ध्रुवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने कबीर को कुछ सेकंड और घूरा, फिर एक गहरी सांस छोड़ी और हाँ में सिर हिला दिया। बच गया, कबीर ने मन ही मन पसीना पोंछा। सिल्वी ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछी और जिद करते हुए कहा, ध्रुवांश, मुझे भी चलना है आपके साथ, मुझे भी जाना है। ध्रुवांश रुका। उसने सिल्वी को देखा। सिल्वी को यहां कौशल के पास छोड़ना भी उसे सही नहीं लग रहा था। कुछ पल सोचने के बाद ध्रुवांश ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम चल सकती हो। सिल्वी का चेहरा खिल उठा, लेकिन ध्रुवांश ने तुरंत उंगली उठाते हुए अपनी शर्त रखी। लेकिन एक शर्त है, वहां हम काम से जा रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, प्रोफेशनल रहना, समझी? सिल्वी ने बिना एक पल भी सोचे अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, पक्का। ध्रुवांश ने उसे देखा और ना में सिर हिला दिया। वो सिल्वी को नस नस से जानता था। ये लड़की जो बोल रही है, वो तो ये बिल्कुल नहीं करने वाली। दूरी और सिल्वी, ये दो शब्द एक वाक्य में फिट ही नहीं होते। खैर, देखा जाएगा, ध्रुवांश ने सोचा और वहां से मुड़ गया। कुछ देर बाद द्रोणा एकेडमी का टेलीपोर्टेशन सेंटर। ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया था। यहाँ का माहौल किसी साइफाई फिल्म जैसा था। दीवारों पर नीली रोशनी दौड़ रही थी और हवा में ओजोन की गंध थी। वहां माही, अनिकेत, विवेक और कबीर पहले से खड़े थे। वो पूरी तरह तैयार थे अपने गियर्स के साथ। लेकिन उनकी टीम का सबसे अहम हिस्सा, ध्रुवांश, अभी तक गायब था। माही बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। वो समय की बहुत पाबंद थी और अनुशासन उसे जान से प्यारा था। इस ध्रुवांश को टाइम की कोई वैल्यू है भी या नहीं? माही ने पैर पटकते हुए कहा। हम सब यहां 10 मिनट से खड़े हैं। एम्परर का ऑर्डर था कि जल्दी निकलना है, और वो महाराज अभी तक आए ही नहीं। हद होती है। तभी कबीर की नजर सामने कॉरिडोर पर पड़ी। वो देखो, ध्रुवांश भाई आ गए। माही ने झटके से मुड़कर देखा। ध्रुवांश आ रहा था। उसकी चाल में वही पुराना इत्मीनान था। लेकिन माही का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि ध्रुवांश अकेला नहीं है। उसके साथ सिल्वी भी चली आ रही है, और वो भी बिल्कुल चिपक कर। माही की भौंवें तन गईं। ये सिल्वी ध्रुवांश के साथ क्यों आ रही है? उसका नाम तो लिस्ट में नहीं था। कबीर ने कंधे उचकाते हुए दबे स्वर में कहा, वो सिल्वी भाभी भी साथ जा रही हैं। ध्रुवांश भाई ने परमिशन दी है।
भाभी, परमिशन? ये कोई पिकनिक थी क्या? ध्रुवांश और सिल्वी पास आए। इससे पहले कि ध्रुवांश कुछ बोलता, माही सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका रास्ता रोकते हुए उसने कड़क आवाज में कहा, रुक जाओ ध्रुवांश, सिल्वी हमारे साथ नहीं जा सकती। सिल्वी सहम कर ध्रुवांश के पीछे हो गई। ध्रुवांश ने अपनी शांत गहरी आंखों से माही की आंखों में देखा। क्यों? उसने बस एक शब्द पूछा। माही ने तल्खी से कहा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल मिशन है और तुम इंचार्ज नहीं हो यहाँ के। कौन जा सकता है और कौन नहीं, ये फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। लिस्ट में उसका नाम नहीं है। ध्रुवांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो सामने वाले को बता देती है कि वो बहस हारने वाला है। और तुम्हें बता दूं माही कि तुम भी इंचार्ज नहीं हो, तो ये फैसला तुम भी नहीं करोगी। ये सीधा वार था। माही का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। ध्रुवांश, नियमों को मत भूलना। इस टेलीपोर्टर के प्राइवेट यूज की परमिशन सिर्फ हमें, यानी टीम लीडर्स को मिली है। सिल्वी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अंदर नहीं जा सकती। गार्ड्स उसे रोक देंगे। माही को लगा कि उसने ध्रुवांश को नियमों के जाल में फंसा लिया है, लेकिन ध्रुवांश ने बहुत इत्मीनान से अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और माही के चेहरे के सामने खोलकर रख दिया। क्या तुम इसी परमिशन की बात कर रही हो? माही ने उस कागज पर नजर डाली। उस पर एक छोटा सा नोट लिखा था, परमिशन दी जाती है, और उसके नीचे जो साइन थे उसे देखकर माही की बोलती बंद हो गई। वो साइन एम्परर शिवाय के थे। ध्रुवांश यहां आने से पहले सीधे शिवाय के ऑफिस गया था। शिवाय, जो कि अपनी आदत के मुताबिक सोफे पर पसर पर सो रहा था, उसने ध्रुवांश की आवाज सुनते ही बिना आंखें खोले, बिना सवाल पूछे बस पेपर पर साइन कर दिया था। आखिर ध्रुवांश उसका सक्सेसर था, उसका लाडला था। शिवाय के लिए ध्रुवांश की बात पत्थर की लकीर थी। माही उस पेपर को घूरती रह गई। एम्परर के डायरेक्ट ऑर्डर के आगे उसके सारे नियम धरे के धरे रह गए। ध्रुवांश ने पेपर वापस जेब में रखा और सिल्वी का हाथ पकड़कर माही के बगल से निकल गया। चलो। माही दांत पीस कर रह गई, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो पैर पटकते हुए उनके पीछे चली। टेलीपोर्टेशन सेंटर का मुख्य दरवाजा उनके फेस स्कैन के साथ ही शुम से खुला। अंदर का नजारा भव्य था। बड़ी बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन्स पर दुनिया भर के नक्शे चल रहे थे। बीचों बीच एक विशालकाय गोल प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसके ऊपर एक भारी भरकम रिंग के आकार की मशीन लटकी हुई थी, जो धीरे धीरे घूम रही थी और उसमें से नीली लेजर लाइट्स निकल रही थी। डॉक्यूमेंट चेकअप हुआ। गार्ड्स ने शिवाय के साइन देखे और तुरंत सल्यूट करके रास्ता छोड़ दिया। वे सभी, ध्रुवांश, सिल्वी, कबीर, माही, अनिकेत और विवेक, उस गोल प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो गए। मशीन की घूमने की रफ्तार तेज हो गई। एक हमिंग साउंड गूंजने लगा। टेलीपोर्टेशन इनिशिएटिंग इन 3, 2, 1। एक तेज सफेद रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर का वजन खत्म हो गया हो और वो हवा में खिंच रहे हों, और एक झटके में वे वहां से गायब हो गए। दूसरी तरफ मिथिकल सिटी। दिन के 3 बज रहे थे। सूरज अपनी पूरी चमक पर था, लेकिन हवा में एक हल्की ठंडक थी। होप कॉलेज, या जिसे लोग होप यूनिवर्सिटी भी कहते थे, वो मीलों में फैली हुई थी। ये जगह द्रोणा से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हंटर्स की सख्त ट्रेनिंग वाला माहौल नहीं था, बल्कि एक सुकून भरा आजाद कॉलेज का माहौल था। स्टूडेंट घास पर बैठकर पढ़ रहे थे, कुछ गिटार बजा रहे थे और कुछ ग्रुप्स में हंसी मजाक कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के एक कोने में एक कैफेटेरिया था। यहाँ कॉफी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। एक टेबल पर 4 लोग बैठे थे, कृति, शुभम, प्रिया और ईशा। वे सभी शांति से अपनी कॉफी पी रहे थे। शुभम, जो पहले एक आम लड़का था, उसने भी अब अपनी जागृत शक्तियों के साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था। वो कृति का हाथ थामे बैठा था। दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता था। प्रिया अपनी किताब पढ़ रही थी और ईशा शायद ख्यालों में कहीं और थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल और शांत था, लेकिन तभी शोर, कुछ चिल्लाने की आवाजें आईं। शांति भंग हो गई। शुभम ने अपना कॉफी का मग नीचे रखा। ये शोर कैसा है? वे चारों अपनी सीट से उठे और कैफेटेरिया के बाहर आए। सामने का नजारा देख उनकी भौएं तन गईं। थोड़ी दूर एक खाली मैदान में करीब 6 लड़कों के एक ग्रुप ने एक अकेले लड़के को घेर रखा था। वो अकेला लड़का डरा हुआ नहीं, बल्कि परेशान लग रहा था। शुभम ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। अरे, ये तो विक्रांत है। सबने इसे क्यों घेर रखा है? विक्रांत, जो उनकी ही क्लास का एक सीधा साधा लेकिन होनहार लड़का था, वो एक हंटर भी था। वो मुसीबत में लग रहा था और उसे घेरने वाले लड़के उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो सीनियर हंटर्स या गुंडे टाइप के लोग हैं। शुभम को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत कृति की ओर देखा। बेबी, तुम, ईशा और प्रिया, तुम सब यहीं रुकना, आगे मत आना। कृति ने चिंतित होकर शुभम का हाथ पकड़ लिया। शुभम, वो लोग खतरनाक लग रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना अपना। शुभम ने उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया।
टेंशन मत लो, मैं बस बात करने जा रहा हूं। वो मेरी क्लास का लड़का है और वहां खड़े वो लोग, वो हंटर्स लग रहे हैं। मैं देखता हूं क्या मामला है। शुभम तेज कदमों से विक्रांत के पास पहुंचा। उसने भीड़ को चीरते हुए विक्रांत के बगल में अपनी जगह बनाई। क्या हुआ विक्रांत, सब ठीक है ना भाई? विक्रांत ने शुभम को देखा। उसकी आंखों में राहत और गुस्सा दोनों था। शुभम, ये लोग, विक्रांत ने उन 6 लड़कों की ओर इशारा किया। मुझे हंटर रेड के लिए चुना गया है, मेरा नाम लिस्ट में आया है और इन्होंने मुझे ऑफिशियल बैटल के लिए चैलेंज किया है। विक्रांत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये चाहते हैं कि मैं वो बैटल हार जाऊं, जानबूझकर, ताकि मेरी जगह इनकी टीम का कोई बंदा ले सके। ये सुनकर शुभम का खून खौल उठा। ये सरासर दादागिरी थी। उन 6 लड़कों में से जो लीडर लग रहा था, एक लंबा चौड़ा हंटर, वो हंसा। उसने च्युइंगम चबाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चे, और तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू खुद से हार मान ले। ड्रोन के आने से पहले ही सरेंडर कर दे। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। नहीं तो हम सब मिलके तुझे इतना थका देंगे, इतना घायल कर देंगे कि जब असली बैटल शुरू होगी तो तू खड़ा भी नहीं हो पाएगा। फिर तो हारना तय है। यहां एक पेंच था। हंटर ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार ऑफिशियल चैलेंज के लिए पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालनी होती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही एक हाई टेक ड्रोन उस लोकेशन पर भेजा जाता है जो फाइट को रिकॉर्ड करता है और जज करता है। विक्रांत को चैलेंज किया गया था। चूंकि ये दिन का पहला चैलेंज था, सिस्टम ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। ड्रोन रास्ते में था, लेकिन ये गुंडी सिस्टम की खामी का फायदा उठाना चाहते थे। ड्रोन के पहुंचने में अभी कुछ मिनट लगेंगे। वे चाहते थे कि ड्रोन के पहुंचने से पहले ही वे विक्रांत को पीट पीट कर अधमरा कर दें। जब ड्रोन आएगा तो विक्रांत घायल होगा और आसानी से हार जाएगा। ये प्री मैच फिक्सिंग थी। शुभम ये चाल समझ गया। वो विक्रांत के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। अच्छा, शुभम ने तल्खी से कहा, तो तुम लोग झुंड में आके शेर बनते हो, शर्म नहीं आती? शुभम ने अपने शरीर में अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया। वो जानता था कि 6 हंटर से लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपने दोस्त को हारते हुए नहीं देख सकता था। डोंट वरी विक्रांत, शुभम ने बिना पीछे देखे कहा। जब तक वो ड्रोन नहीं आता, मैं इनको रोक के रखता हूं। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, तुम्हें असली फाइट के लिए तैयार रहना है। गुंडों का लीडर हंसा। ओहो, एक और हंटर, लगता है आज 2-2 शिकार मिलेंगे। लड़कों, बजाओ इनका बैंड। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। उसी वक्त होप कॉलेज से कुछ ही दूरी पर स्थित पब्लिक टेलीपोर्टर स्टेशन पर एक हलचल हुई। शुम! एक तेज नीली रोशनी चमकी। ध्रुवांश, सिल्वी, कबीर, माही, अनिकेत और विवेक, 6 आकृतियां वहां प्रकट हुईं। ध्रुवांश ने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक की और कॉलेज की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम पहुंच गए, ध्रुवांश ने कहा। उसे अभी पता नहीं था कि कुछ ही दूरी पर उसकी बहन और उसका दोस्त मुसीबत में है, लेकिन डेविल की सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। चलो, ध्रुवांश ने आगे बढ़ते हुए कहा। होप कॉलेज इंतजार कर रहा है। क्या शुभम और विक्रांत उन गुंडों का सामना कर पाएंगे? क्या ध्रुवांश और कबीर सही समय पर पहुंचेंगे? और जब ईशा और कबीर आमने सामने होंगे तो क्या होगा? कहानी अब एक धमाकेदार एक्शन और इमोशनल रियूनियन की ओर बढ़ रही है।